एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था सुबह वाला। उस दौरान पब्लिक में और पुलिस में कुछ दंगा हुआ था। उस दंगे में एक इंजर्ड था आलम। जब से योगी सरकार वहां से जीत के आई है, बनी है और वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तब से वहां मुसलमानों के खिलाफ जो जाती जुल्म हो रहा है, कभी बिल्डोजर, कभी किलिंग्स, कभी पथराव। पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं, जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई। देखिए, पुलिस की कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही। जिस तरह से हिंसा वहाँ भड़की, तो प्रशासन का फेलियर देखा गया और कहीं ना कहीं देखा गया कि सरकार भी जो है कार्रवाई करने में झिझक रही थी। उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी उसकी। मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, लगा दिया सब कुछ है मेरे पास। आज की कहानी की शुरुआत 31 दिसंबर 2024 से करते हैं। नया साल आने से ठीक पहले एक बाप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। नाम यामीन, दर्द उसके बेटे आलम के जिस्म में धसी गोलियां, इल्ज़ाम उसी पुलिस पर जो कानून की हिफाजत की कस्में खाती है। अगले ही दिन यामीन ने संभल के एसपी, डीएम, मुरादाबाद डीआईजी, डीजीपी और राज्य के मानव अधिकार आयोग तक का दरवाज़ा खटखटाया। कई रिपोर्टर्स ने इन चिट्ठियों की कॉपी देखी है, लेकिन जवाब सन्नाटा। जब शिकायतें सुनी नहीं गईं तो बाप अदालत पहुंचा। 4 फरवरी 2025 को महीनों की खामोशी के बाद परिवार अदालत पहुंचा। यामीन ने सिर्फ अर्जी नहीं दी, उसने अस्पताल के कागजात, ऑपरेशन में निकाली गई गोलियों की रिपोर्ट और बेटे की ज़िंदगी के सबूत अदालत के सामने रख दिए। वकील कमर हुसैन बताते हैं, 21 फरवरी को दाखिल चार्जशीट में आलम का नाम अचानक शामिल हो गया, जबकि 24 नवंबर 2024 की एफआईआर में सिर्फ 8 नाम थे। बाकी 800 से ज़्यादा लोग अज्ञात। देखिए, 24/11/2024 में एक जब जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था सुबह वाला। उस दौरान पब्लिक में और पुलिस में कुछ दंगा हुआ था। उस दंगे में एक इंजर्ड था आलम। आलम के पिता यामीन थे। यामीन ने अपने बेटे की चोटों से मुताल्लिक जो है उच्च अधिकारियों को काफी कंप्लेन दी थी। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर वो यामीन जो है माननीय न्यायालय की शरण में आए और लगभग 1 साल बाद जो है सीओ अनुज कुमार चौधरी और अनुज तोमर थानाध्यक्ष थे कोतवाली संभल के, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश पारित किया। नहीं, देखिए, मुझे सिर्फ जो है जानकारी वो कोर्ट से संबंधित मुझे जानकारी है। उसका निजी क्या आचरण है, वो कहाँ है, उसका अभी भी कहाँ है या वो कहाँ इलाज करा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं केस में बता सकता हूँ कि उसका इलाज जो है, जो मैंने पत्रावली पर पेपर लगाए थे, वो सारे प्रपत्र जो हैं वो मेरठ के इलाज के थे, कि उसका इलाज जो है उस टाइम मेरठ में हुआ था और उसने नाम बदलकर और अपनी पहचान बदलकर जो है इलाज कराया था। असल में उस टाइम यहाँ दंगा हुआ था और लगातार लोगों के नाम जो है इन्वेस्टिगेशन में उजागर हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर अपना इलाज कराया था। नहीं, फिलहाल तो कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अगर इस दौरान एफआईआर दर्ज नहीं होती है और वादी हमारे पास को आता है, तो फिर आगे की जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं यामीन का वकील हूँ। मैंने ही ये मुकदमा, मैंने और मेरे साथी हैं चौधरी अख्तर सादेन साहब, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये मुकदमा कायम किया था। अब सवाल उठता है, क्या याचिका के बाद ही आलम को आरोपी बनाया गया? पुलिस का तर्क है
और सच्चाई के बीच टकराव। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कहते हैं, आलम को .32 बोर पिस्टल से गोली लगी। आगरा की लैब ने इसकी पुष्टि की है। ये हथियार पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। ये कहानी संभल की है, जो हमें बताता है कि कितना संभल कर चलना पड़ता है आज की राहों में। एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है, उस समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उसमें उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियाँ गाँव में की परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून है व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हुआ। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पर इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर। सर पथराव में कोई इंजरी कोई और कोई अप्रिय सूचना? पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो दिया जाएगा, उसके बाद मार्शल करेंगे। पर सवाल अब भी खड़ा है, जब पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो गोली चली कैसे? और अगर पुलिस बेगुनाह है तो अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्यों दिया? पीड़ित भी और आरोपी भी आज आलम की लड़ाई 2 मोर्चों पर है। एक तरफ पीड़ित, दूसरी तरफ आरोपी। आज जो संभल में हुआ उससे पहले भी जब से योगी सरकार वहां से जीत के आई है, बनी है और वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तब से वहां मुसलमानों के खिलाफ जो जाती जुल्म हो रहा है, कभी बिल्डोजर, कभी किलिंग्स, कभी पथराव। और हैरानगी तो ऐसी हुई, मैंने एक ट्वीट भी किया है कि पुलिस ही जो है पत्थरबाज बन गए हैं। ये पहली बार मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि देश के जो पुलिस है वही पत्थरबाजों का काम कर रहे हैं। और जो पुलिस का वर्जन भी आया उसमें वो कहते हैं कि भाई कोई कट्टा लेके जो है वो जो है इस्तेमाल किया गया। तो आप मुझे बताइए, जो 5 युवक जो हैं वो मारे गए बंदूक की गोली से, क्या वो अपने ही लोगों को मार रहे थे उस कट्टे से? 28 नवंबर 2025 को जिला अदालत ने अंतरिम जमानत खारिज कर दी। अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। 16 जनवरी को अगली सुनवाई तय है। अदालत का ऐतिहासिक आदेश 9 जनवरी, जी हां, चंदौसी से। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत थी। अदालत ने आदेश दिया 2024 संभल हिंसा में 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। इनमें शामिल हैं तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर, यही अनुज चौधरी जो बाद में एएसपी प्रमोट हो गए और जिनका 52 जुम्मे होली एक बयान पहले ही सियासी विवाद कर चुका है। इसमें जब संभल हरिया मस्जिद पर जो एक जांच हो रही थी, उस समय में एक आलम नाम का व्यक्ति था जो रोज डेली अपने घर से पापे बेचने का कार्य करता था। जब वहां पर बहुत भीड़ एकत्र थी तो वो अपने पापे की गाड़ी के साथ वहां पर लेके पहुंचा था, लेकिन वहां पर कुछ ही देर में भीड़ में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने में भी सूचना दी थी कि उसके यामीन जो पिता था, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान महोदय को भी प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि मेरे बेटे के ऐसे गोली लगी है,
लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये अमीन जो था हमारे पास आया, उसने हमको घटना के संबंध में बताया। हमने उस घटना के आधार पर माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस पर सीजीएम महोदय ने काफी समय बाद अपने पूर्ण अध्ययन के बाद उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। जो घटना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर के आदेश किए हैं? घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अमित चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नाम दर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर के आदेश हुए। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसको क्या आपकी अगली कार्रवाई होगी? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी। पुलिस की आपत्ति क्या है, न्यायपालिका पर भरोसा है। एसपी विश्नोई ने कहा है पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, अलग एफआईआर की जरूरत नहीं है। पुलिस अब इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। संभल पुलिस अदालती आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि पुलिस अदालत के आदेशों को चुनौती देगी। उन्होंने कहा आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। कोर्ट का आदेश अवैध है। इस मामले में हुई न्यायिक जांच में पुलिस कार्रवाई को सही पाया गया था। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? संभल में बीते साल नवंबर में हुई हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए थे, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि पुलिस की गोली से किसी की भी मौत नहीं हुई। राजनीति ने लोकतंत्र का सवाल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उनका कहना है ये आदेश साफ संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वर्दी कितनी ही ऊंची क्यों ना हो जाए। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, हिंसा के दौरान जिस तरह कानूनी सीमाएं लांघी गई हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। न्याय देर से सही मिलेगा जरूर, सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? क्या सवाल है, क्या एक पिता की फरियाद सुनने के लिए अदालत का दरवाज़ा ही आखिरी रास्ता है? क्या गोली खाने वाला है इंसाफ मांगे तो आरोपी भी बना दिया जाएगा? और क्या वर्दी पहनते ही जवाबदेही ख़त्म हो जाती है? देखिए, पुलिस की कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही। जिस तरह से हिंसा वहाँ भड़की तो प्रशासन का फेलियर देखा गया और कहीं ना कहीं देखा गया कि सरकार भी जो है कार्रवाई करने में झिझक रही थी। तो कोर्ट का फैसला के स्वागत करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लापरवाही की, जिसने ये ऐसे इतने बड़ी घटना होने दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये न्याय,
पुलिस और लोकतंत्र के रिश्तों की परीक्षा है और अब नज़रें हाई कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ फैसला सिर्फ आलम का नहीं, कानून की साख का होगा। और अब हम आपको चलते चलते एक और बिलाल के बाप की भी बात सुना दें कि जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि कहा गया है कि पुलिस लोगों ने जानबूझकर गोली मारी, बिलाल के बाप ने क्या बता रहे हैं। अगर मेरे अंदर इंसानियत होगी तो दिल ज़रूर धड़केगा और आंखें ज़रूर नम होंगी। चलते चलते बिलाल के बाप संभल से क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मतलब ऐसा आगे नहीं, 9:30 बजे पहुंचा। इसका एक पार्टनर और है, 2 पार्टनर है दुकान में। तो मतलब ऐसा करेगा, वो माल लेके आया दिल्ली से, तो इससे गया फोन करके, बोले बिलाल तू आजा और मतलब माल सेफ कर ले दुकान में। अब माल सेफ करके ये वो वहां से चला रिश्ते में। तो कप्तान ने मतलब कप्तान जो है वो उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी उसकी, एक के बजाय 2 मारी, समझे। एक तो न मारी और एक न मारी, 2 गोली मारी, समझे। रोक के मारी है, जो घर को आ रही है ना, रोक के मारी है, समझे। क्या चाहते हो हैं? क्या चाहते हो अब आप? क्या चाहते हो? मैं मुलजिम को चाहता हूँ, मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और 4 से 3 रह गए, मगर मुझे मुलजिम चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुलजिम मेरे सामने होना चाहिए, तब फांसी होनी चाहिए उसे, चाहे कप्तान हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसे हो, कोई भी हो। मुझे मतलब ऐसा कहने का फैसला चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपको उम्मीद है मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, मैं करूँगा मुकदमा, सबसे बड़ा वकील करूँगा, सबसे बड़ा वकील करना है मुझे, समझे। और मुकदमा लड़ाना है इस तो पुलिस पे, ये पूरा थाना स्टैंड कराना है मुझे, इसका संभल का पूरा थाना।